मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 15th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के दौरान ब्रिटिश सरकार को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही महिला शिक्षिकाओं और कामकाजी महिलाओं के प्रति यहाँ के भद्र पुरुषों का क्या नजरिया था, वो भी हमने जाना। किस तरीके से विधवाओं की हालत में सुधार के लिए उन्हें शिक्षिका का प्रशिक्षण दिया जा रहा था सरकार द्वारा। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, हास्यास्पद चर्चा हम लोगों ने जानी, वो ये कि रैयत और किसान किस तरह का बिहेव किया करते थे अपने बच्चों को एजुकेट करने के मामले में। रैयत चूंकि बहुत गरीब हुआ करते थे, इसीलिए उनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो बीमारी या मजदूरी की वजह से छूट जाया करती थी। वहीं किसानों को ऐसा लगता था कि वे किसान हैं और खेती के काम को पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें खेती के बारे में कुछ और जानने समझने सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए भी वो अपने बच्चों को पढ़ने में आनाकानी करते थे। तो यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था और आज से हम इसके 16th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चैप्टर 16, एक आदर्श परामर्श। एक प्रमुख भारतीय ने मुझे एक प्रतिष्ठित हिंदू जमींदार के बारे में बताया, जो अपने जन्म स्थान के बारे में उनके क्या विचार थे। शहर में अपने निजी पुस्तकालय में बैठकर, जहां दीवान के साथ लंबी कतारों में कानून की किताबें करीने से रखी हुई थीं, उसने शुद्ध अंग्रेजी में कहा, रोग, गंदगी और अशिक्षा मेरे देश की विशेषताएं हैं। उसने कहा, मेरे अपने गांव को ही लो, जहां सदियों से मेरे परिवार के बड़े व्यक्ति मुखिया बनते आ रहे हैं। अब भी मैं उस गांव का मुखिया हूं, जबकि मुझे गांव छोड़े हुए 17 साल हो गए हैं। तब वहां 1800 लोग रहते थे। गांव छोड़ने के वर्षों बाद जब मैं कुछ सप्ताह पहले वहां पहली बार गया, तो मैंने देखा कि वहां की आबादी घटकर अब सिर्फ 600 रह गई है। यह देखकर मैं दंग रह गया। स्कूल में 70 या 80 लड़के थे, जिनकी उम्र 5-6 साल लगती थी। मैंने पूछा, आप इतने छोटे बच्चों को इतने गंभीर विषय क्यों पढ़ा रहे हैं? स्कूल शिक्षक का उत्तर था, किंतु ये इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं जितने आपको लगते हैं। इन बच्चों की उचित देखभाल न होना, सही से भोजन का अभाव और मलेरिया के कारण बस इनका विकास रुक गया है। भले ही आप इसे मच्छरों का प्रकोप कहें, पर असल वजह यह है कि वे लोग भूखे हैं। ऐसे बच्चे और ऐसी स्त्री पुरुष संपूर्ण पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे, जिनमें न कोई जीवन है न कोई ऊर्जा। इसलिए मेरा सीधा प्रश्न है, अंग्रेज सरकार पिछले 100 वर्षों से क्या कर रही है जो मेरा गांव इतना बदतर हो गया है? ये सच है कि उसने पंजाब को रेगिस्तान से बाग में बदल दिया है और वहां के लाखों लोगों को भोजन दिया है, किंतु मैं कैसे संतोष कर लूं जब मेरे गांव के लोग भूख से मर रहे हैं? अंग्रेज कहते हैं, हमने शांति व्यवस्था कायम करने को प्राथमिकता दी है, इसलिए हम दूसरा और काम नहीं कर सकते। और फिर ये देश इतना विशाल है कि जहां हमें पुल, सड़कें और सिंचाई के लिए नहरें भी तो बनानी पड़ती हैं। अवश्य ही ये काम ठीक है, वे और भी बहुत कुछ तेजी से कर सकते थे, पर उन्होंने हमारे गांव के लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पर कैथरीन का एनालिसिस जो है वो बहुत सटीक है, जिसे आप लोग सुनिए और समझिए। अब इन महाशय के गांव पर आते हैं, जिनके पतन से वे इतने दुखी हैं। ये महाशय अपने शहर से 4 घंटे में रेल से अपने गांव पहुंच जाते हैं। कटाक्ष कर रही हैं कि अगर यही दूरी इन्हें बैलगाड़ी से नापनी होती तो संभवतः 2 दिन का समय लग जाता और चोर डाकुओं का खतरा अलग बना रहता। वे बहुत धनी आदमी माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि वकालत से उन्हें इतनी कमाई होती है कि न्यूयॉर्क के नामी गिरामी वकील को भी उनसे ईर्ष्या हो सकती है। पर अपने गांव का मुखिया होने के बावजूद उन्होंने उसकी कोई सहायता नहीं करी और 17 साल से उसे छोड़ रखा है। और जब वर्षों के बाद उन्होंने वहां जाकर उसका पतन देखा तो सरकार पर दोष लगा दिया। तो यहाँ के भद्र पुरुषों का यही काम रहा है, हर काम सरकार के ऊपर डालने, जबकि जमींदार होने के नाते और गांव का मुखिया होने के नाते ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कभी के अपने गांव के किसानों की जमीनें नहीं हड़पी होंगी, उनका खून नहीं चूसा होगा, उनसे कर नहीं वसूला होगा, उनसे नजराने नहीं लिए होंगे, लेकिन बदले में दिया क्या? गांव को बेसहारा छोड़ दिया। ये चाहते तो इतने धन से अपने गांव का उत्थान नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन बात यहाँ नीयत की है। यदि नीयत ही न हो
तो फिर कैसे उत्थान होगा? जिसे ऐसे 5 लाख गांव को देखना होता है और जिसे आखिरकार इंसानी हाथों और बुद्धि से ही काम करना है। उन्होंने अपने गांव की घटती जनसंख्या का जिक्र करते हुए इस बात को तो नजरअंदाज ही कर दिया है कि हाल ही में एक विशाल औद्योगिक कारखाना उनके गांव के निकट स्थापित हुआ है, जहां रोजगार के लिए बड़ी संख्या में गांव के लोग जाकर बस गए हैं। तो अगर इन्होंने अपने गांव का ख्याल रखा होता तो कारखाने के पास जाकर इनके गांव के लोगों को बसने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने उसे बदहाल अवस्था में छोड़ दिया अपने गांव को, और अब दोष जो है वो अंग्रेजी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। दरअसल इनका मलाल शायद इस चीज का रहा होगा कि इनके गुलामों की संख्या में कमी हो गई है अब। तो ये जो है ना हमारे देश का सिस्टम हजारों सालों से जो रहा है उसे समझे जाने की जरूरत है। यहाँ मेरे लिए इस महाशय का नाम लेना उचित तो नहीं होगा, किंतु एक अन्य सज्जन का नाम मैं बिना किसी परेशानी के ले सकती हूँ, जो उत्तरी पंजाब के अटोक जिले में 26 गांव के जमींदार सरदार मोहम्मद नवाज खान हैं। अब दोनों का कंपैरिजन देखिए, दोनों रईस हैं, दोनों जमींदार हैं, दोनों के अंडर काफी सारा धन संपत्ति है, लेकिन उसका किस तरह एक दुरुपयोग कर रहा है और एक सदुपयोग कर रहा है। इस युवा मुस्लिम ने अपनी पढ़ाई लाहौर के पंजाब चीफ्स कॉलेज से की है। इसके बाद वे भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए रॉयल मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाई के लिए सैंडहर्स्ट गए। इंग्लैंड में रहने के दौरान वे समय समय पर अंग्रेजों के मकानों में रहते हुए वहां के अंग्रेज जमींदारों के संपर्क में आए और काश्तकारों के प्रति उनके व्यवहार को देखा। वहां पर हाथ से काम करने वाले लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है, उनका बहुत सम्मान है, क्योंकि वहां के लोगों की सोच है कि हाथ से किए जाने वाला काम असल में बहुत मेहनत से किया गया काम होता है, और उसके लिए एक समझ और कला और शिल्प की जो समझ है ना वो बहुत जरूरी है। इसलिए वहां के लोग जो है ना हाथ के कामों का बहुत सम्मान करते हैं। लाहौर में उनके अंग्रेजी अध्यापक ने उन्हें जमींदारों के जो कर्तव्य बताए थे वह उन्हें अंग्रेज जमींदारों में दिखाई दिए, और ये बात शीघ्र ही उनके दिमाग में घर कर गई। उस युवा सैनिक ने हुस्सार रेजिमेंट में 18 महीने सेवा की, और उसके बाद उनके काम से वहां के लोग और अधिकारी सब खुश थे, पर उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और अपनी जमींदारी में वापस आ गए। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि अब मेरी जगह वहां नहीं यहाँ है, मतलब अपने लोगों को संभालने के लिए। वहां वह एक गांव से दूसरे गांव में स्थितियों को बेहतर बनाने, बेहतर तरीके से खेती कराने, बेहतर साफ व्यवस्था कराने और हर उस काम को करने में अपना समय बिताते हैं जिससे उनके लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए। उस 27 वर्ष के युवक में, जिसकी 4 लाख रुपए की वार्षिक आय है, एक प्रगतिशील नागरिक का उत्साह है, और वहां के अंग्रेज उपायुक्त को उनसे भरपूर उत्साह और सहायता मिलती है। ये विचित्र है कि वे सरकार की लोक सेवाओं में शीघ्र और अधिक भारतीयों को रखने की नई नीति के घोर विरोधी हैं। वे स्वराज की राजनीति में भी कोई रुचि नहीं लेते हैं, पर वे लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षित तथा संपन्न बनाने के संबंध में सरकार के प्रयासों की आलोचना करने में भी किसी से कम नहीं हैं। वे अपना संपूर्ण समय सरकार की सुधार योजनाओं में सहयोग करने और स्वयं भी उनके लिए मौलिक प्रयास करने में व्यतीत करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हें सरकार की नीतियों में जो जो कमी नजर आती है उसे ये अपने सहयोग से फिल करते चलते हैं, कि सरकार की नीतियों का खाली विरोध ही नहीं करना है, आप अपनी तरफ से किस तरह उसमें सहयोग कर सकते हैं नीतियों को दुरुस्त करने में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सरकार का उद्देश्य लोगों का हित करना है तो सिर्फ बातें करने की बजाय सरदार मोहम्मद नवाज खान जैसे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। तभी ये कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा कि भारतीय लोगों के हाथों में शीघ्र ही ज्यादा उत्तरदायित्व सौंपे जाएं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझने की जरूरत है। जैसा कि कैथरीन कह रही हैं कि ऐसे लोग यदि स्वराज की मांग करते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि इनमें जो है ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी लोग जो स्वराज की मांग कर रहे हैं उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण चाहते हैं कि एक हाथ से निकलकर सत्ता दूसरे हाथों में आ जाए, और ये लोग अब तक अंग्रेज इनके हिसाब से शोषण कर रहे थे, अब ये करें। अंग्रेजों के आने से पहले गांव इतने बदहाल क्यों थे, यदि ये सवाल इनसे पूछा जाए। लोग अशिक्षित क्यों थे। अंग्रेजों ने आके तो इन सब चीजों में दुरुस्त करना शुरू किया ना।
तो इतिहास हमेशा वैसा नहीं है जैसा इतिहास, बल्कि कहना चाहिए कि एक ही नजरिए से लिखा गया है, जो बेईमानी से लिखा गया है, और आपको इतिहास में जो असल घटनाएं हैं उनसे छुपाकर अपने हिसाब से उसे मोल्ड करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। इस बीच छोटे नगरों और छोटे गांव में रहने वाले उच्च वर्गों और उच्च जातियों के बारे में ऑलकोट कहते हैं, फुटनोट 1, विलेज स्कूल्स इन इंडिया, पेज 93। वे न केवल गांव में रहने वाली निम्न जातियों की शिक्षा के प्रति उदासीन हैं, बल्कि उसके विरोधी भी हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि निम्न जातियों के लोग अगर शिक्षित हो गए तो वे हमारी सेवाएं नहीं कर सकेंगे जो वे सदियों से करते आ रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना बेईमान है भारत को ऊपर ले जाने में। सर्वे कमीशन कहता है ग्रामीण भारत में बहुत कम लोग जनसाधारण की शिक्षा के पक्ष में हैं। धनाढ्य जमींदार हो या संभ्रांत किसान, उनमें से कोई भी अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को शिक्षित नहीं करना चाहता है। फुटनोट 2, विलेज स्कूल्स इन इंडिया, पेज 26। ग्रामीण स्कूलों के शिक्षक, चाहे वे अधेड़ हो या युवा, रूखे और अयोग्य हैं, हाथ पैर से भी कमजोर और उत्साह रहित होते हैं, जैसे वे जन्म से ही थके हुए हों। तो यहाँ के लोगों के जीवन में कोई उत्साह नाम की चीज ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हजारों सालों से एक ही ढर्रे पे ये जीवन चल रहा है। जो गुलाम हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो सिर्फ गुलामी और सेवा ही करे जा रहे हैं, और बाकी लोग जो उनसे सेवा ले रहे हैं वो मजे से बैठकर अपने तख्त पर वही काम करे जा रहे हैं। परिणामतः भारतीय गांव के स्कूल जैसी निर्जीव और उबाऊ चीज शायद ही दुनिया में कोई हो। वह उस मछली की तरह निर्जीव पड़ा रहता है जिसकी आंख निकाल दी गई है। किंतु मुझे इस बात को सही साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला है कि यह उदासी हिंदू धर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण से पृथक और भारत की एक आवश्यक जन्मजात विशेषता है। कितनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रही हैं। हिंदू धर्म में यही करना सिखाया गया है। इनकी पूरी फिलॉसफी को यदि आपको एक सेंटेंस में करना हो तो वो सेंटेंस यही हो सकता है कि जिनसे ये लड़ नहीं सकते उनके साथ हो लेते हैं, और जिनको ये दबा सकते हैं उन्हें ऊपर नहीं उठने देते हैं। बस यही है इनकी फिलॉसफी, और दबों को दबाए रखने के लिए ही इन्होंने वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृतियों और श्रुतियों और तरह तरह के मनगढ़ंत साहित्य की रचना करी है। किंतु मुझे खुशी के तत्व युवकों और वृद्धों सब में मौजूद रहते हैं। मुस्कुराने पर वे मुस्कुराते हैं और हंसी मजाक करने पर हंसी मजाक भी करते हैं, और किसी भी नवीन वस्तु को पाकर सभी उम्र के लोग इसे कौतूहल से देखते हैं। यह सब किसी भी गांव में जहां लोग एक जगह एकत्र हो जाकर देख सकते हैं। उनमें कोई गंभीर दार्शनिक बात कीजिए तो उनमें नए विचार का उदय होता है। गांव के लोग स्वाभिमानी, दिलचस्प, सहयोगी, सर्वाधिक स्नेही और प्रेम के पात्र हैं, और सरकार के लोगों ने पिछले 70-80 वर्षों से उनकी जो श्रेष्ठ सेवा की है उसके वे अधिकारी हैं। उनके सक्रिय और बुद्धि संगत सहयोग के बिना भारत में कोई भी सरकार जो कुलीन तंत्र से बेहतर हो स्थापित नहीं हो सकती। तो अगेन ये व्यंग्यात्मक टिप्पणी है कि कुलीन तंत्र से बेहतर सरकार होनी चाहिए, यहाँ पर बुर्जुआ सरकार नहीं होनी चाहिए जैसे कि मौजूदा सरकार है। देश के हालात क्या हैं? देश स्वतंत्र भी है, सरकार भी अपनी है, फिर ये हिंसा क्यों हो रही है? फिर बेटियों के साथ इतने बलात्कार, इतनी ज्यादती, इतनी दरिंदगी क्यों हो रही है? लगातार 9 साल में ये आंकड़े बढ़ते चले गए हैं। दलितों के प्रति इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? गांव के स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर क्यों बंद कर दिया गया है? इन सब चीजों के ऊपर क्या मंथन नहीं होना चाहिए? कैथरीन इतने साल पहले, इस पुस्तक को 2027 में पूरे 100 साल हो जाएंगे पब्लिश हुए। इतने साल पहले भी कैथरीन ने इन सब बातों का जिक्र किया है इस पुस्तक में। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। लेकिन यह केवल ब्रिटेन के लोग ही हैं जिसने आज के भारतीय ग्रामीण अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भरोसेमंद सहायता और व्यावहारिक सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो अंग्रेजों से पहले गांव की बदतर हालत को सुधारने का जिम्मा किसी ने भी नहीं लिया है, और उसके लिए केवल ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ही हैं, कोई और नहीं, जिन्हें वे अपना माँ बाप समझते हैं और उनके
दिमाग दिन रात गांव वालों के हित में सोचता रहता है। अब इसके आगे जिस घटना का वे जिक्र कर रहे हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा अपना अनुभव है कि मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जितने भी गांव में गई सभी जगह मेरा स्वागत किया गया। मुझे अनेक झोपड़ियों में मिट्टी की दीवारों पर किंग जॉर्ज और कृष्ण के बाल रूप के चित्र दिखाई पड़ते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे उनसे उनके लाभ का कोई संबंध हो। मेरे लिए खुद को अमेरिकी साबित करने के सारे प्रयास बेकार थे, क्योंकि उनके लिए सफेद चेहरे का मतलब केवल अंग्रेज था, अमेरिकन नहीं। इसलिए मैंने कुछ भी बताना छोड़कर उनका स्वागत स्वीकार कर लिया, जो अनेक पीढ़ियों के कार्य के फल स्वरूप मिल रहा था। फिर भी भारत में इतने थोड़े अंग्रेज हैं कि सभी विद इन ब्रैकेट स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को गिना जाए तो उनकी संख्या 2 लाख से कम ही होगी, जबकि ब्रिटिश भारत के गांव की संख्या 5 लाख है। एक बार मैंने मिस्टर गांधी से पूछा, यदि भारत के आपके शिक्षित और प्रभावशाली नौजवान राजनीतिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि पाने के लिए लड़ने के बजाय गांव में जाकर लोगों की भलाई करने के लिए अपनी सेवाएं दें, तो क्या ये भारत की बेहतर सेवा नहीं होगी? मतलब सिर्फ भाषणबाजी ना करके गांव गांव जाकर सेवा करें और सामाजिक उत्थान का काम करें, तो ये ज्यादा बेहतर सेवा होगी देश के लिए। मिस्टर गांधी ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, पर कौन सुनेगा इस बात को? कलकत्ता में सर्वाधिक प्रतिष्ठित 4 भारतीय युवा नेताओं से भी मैंने यही प्रश्न किया, यदि आप और आप जैसे लोग अपनी निजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर अपने गांव में जाकर वहां के लोगों के लिए काम करें, जैसे बहुत से अंग्रेज स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी प्रिय भारत माता की श्रेष्ठ सेवा नहीं होगी? इस तरह काम करने से क्या 20 वर्षों में आपकी उपलब्धि इतनी महान नहीं हो जाएगी कि जिन राजनीतिक अधिकारों की आज आप व्यर्थ में मांग कर रहे हैं, वे खुद ही आपके हाथों में आ जाएंगे और आप स्वयं उन अधिकारों के योग्य भी साबित हो जाएंगे। फिर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है कि ये लोग स्वराज की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन ये उसके अधिकारी नहीं हैं, उसके लायक नहीं हैं कि अंग्रेज इनको आजादी दें, क्योंकि इन लोगों में जो है ना वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है यहाँ के भद्र पुरुषों में। उनमें से 3 ने कहा, हो सकता है, किंतु अधिकारों के लिए बोलना भी तो काम है। इस समय एकमात्र कार्य यही है, जब तक हम विदेशी को भारत से बाहर नहीं निकाल देते तब तक और कुछ नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल वही बात है। इसको यदि आप मौजूदा हालातों में कॉन्टेक्चुअलाइज करें तो बिल्कुल वही बात है कि पहले हम हुक्मरान बनेंगे, उसके बाद हम दलित उत्थान करेंगे। अभी हमें किसी भी तरह के दलित उत्थान की कोई जरूरत नहीं है, कोई सामाजिक कार्य करने की जरूरत नहीं है, स्कूल कॉलेज की भी कोई जरूरत नहीं है हमें। जब हम हुक्मरान बन जाएंगे तब हम ये सब कर लेंगे। यही सोच इन भद्र पुरुषों की रही है। इसीलिए आज मौजूदा हालात जो है भारत में कितने खराब हैं। यदि लोगों को शिक्षित किया गया होता सही समय पर, उनको समाज में किस तरीके से टॉलरेट करके चलना चाहिए दूसरे रिलीजन और दूसरे जाति के लोगों को, ये सिखाया गया होता तो समाज की जो एक्चुअल तस्वीर है ना वो बहुत अच्छी होती। मंथन इस पे किए जाने की जरूरत है। वैसे एक बड़ी अमेरिकी व्यावसायिक कंपनी के मुख्य अधिकारी ने, जो भारत में लंबे समय से रह रहे थे और भारतीयों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे, कहा, यदि इस देश का शासन मेरे हाथों में होता तो मैं कल ही सारे विश्वविद्यालयों को बंद करवा देता, क्योंकि उन्हें क्लर्क, वकील और राजनीतिक बनाने के लिए पढ़ाना तब तक अपराध है जब तक कि उन्हें अपने लिए रोटी पैदा करना नहीं सिखाया जाता है। एक बड़े कॉलेज के अमेरिकी अध्यक्ष ने कहा, भारत में 20 वर्षों के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यहाँ की सारी व्यवस्था ही गलत है। यहाँ के लोगों को ग्रामर पढ़ाने से पहले 2 पीढ़ियों तक केवल प्राइमरी शिक्षा देनी चाहिए थी। पहला हाई स्कूल बनाने से पहले 2 पीढ़ियों तक केवल ग्रामर की पढ़ाई होनी चाहिए थी, और इस प्रकार भारतीयों के लिए पहला विश्वविद्यालय तब खोला जाना चाहिए जब 7-8 पीढ़ियों तक हाई स्कूल की पढ़ाई हो चुकी हो। तो यही है वो आदर्श परामर्श जिसके बारे में टाइटल दिया है इस चैप्टर का कैथरीन ने। और वैसे भी आप देखें, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 12वीं के बाद BA MA तक कर लेते हैं, लेकिन यस नो से आगे उन्हें बोलना तक नहीं आता अंग्रेजी का सेंटेंस। तो क्या अंग्रेजी पढ़कर ये लोग आगे आते होंगे? सीखते कुछ नहीं हैं।
बेशक उसमें टिक 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 करके नंबर वो ले आते हों, सेंटेंस फॉर्मेशंस उनको नहीं आती हैं, वो 2 लाइनें अपने ऊपर अंग्रेजी में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन पास वो सारे सब्जेक्ट करके बीएमए तक पहुंच चुके होते हैं। इन सब चीजों पर भी विचार किया जाना चाहिए। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हमें कुछ नहीं सिखाती है, सिर्फ धार्मिक बनाती है। आप लोग अपना मंथन जारी रखिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स का मैं वेलकम करती हूँ, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। सभी तरह के कमेंट्स का वेलकम है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले चैप्टर में क्या लिखा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।